16वीं सदी का भारत, जरा सोचिए। एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के साथ हर तरफ फैल रहा था और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसा राजा था जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक जंग की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उसूलों की, स्वाभिमान की और एक ऐसी जिद की जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो सवाल यही उठता है, जब सामने इतिहास की सबसे बड़ी सुपर पावर खड़ी हो तो एक अकेला राजा आखिर कब तक और कैसे टिक सकता था? ये कहानी किसी डेविड और गोलियत की लड़ाई से कम नहीं है। चलिए आज इस शानदार कहानी को परत दर परत समझते हैं। और दोस्तों, इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी इतिहास की ऐसी ही अनकही बातों पर दिल से चर्चा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। वहां हम अपनी विरासत पर ऐसी ही हेल्दी और अनबायस बातचीत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय है एक राजा एक जिद। और यही जिद महाराणा प्रताप के पूरे चरित्र का, आप कह सकते हैं, फाउंडेशन थी। देखिए, इस जिद के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन था, स्वधर्म। ये शब्द भगवत गीता से प्रेरित हैं और इसका मतलब है अपना कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना। प्रताप के लिए उनका स्वधर्म था अपनी मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी और उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, चाहे फिर कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। अब एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो ये है कि मुगलों से लड़ने से बहुत पहले प्रताप को एक लड़ाई अपने ही घर में लड़नी पड़ी थी, और ये लड़ाई थी ठुकराए हुए ताज की। तो सीन कुछ ऐसा था। परंपरा के हिसाब से सबसे बड़े बेटे होने के नाते गद्दी के असली हकदार तो प्रताप ही थे, लेकिन उनके पिता महाराणा उदय सिंह अपनी पसंदीदा रानी के प्रभाव में आकर छोटे बेटे जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। ये उस जमाने का एक गेम ऑफ थ्रोन्स मोमेंट था सच में। लेकिन प्रताप ने क्या किया? कोई विद्रोह नहीं। उन्होंने चुपचाप पिता का फैसला माना और मेवाड़ छोड़ने तक को तैयार हो गए। पर मेवाड़ के सरदार और जनता को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने जगमल को गद्दी से हटाया और 1 मार्च 1573 को प्रताप का राज्याभिषेक किया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, लीडरशिप छीनी नहीं जाती, अपने चरित्र से कमाई जाती है। अब गद्दी पर बैठते ही प्रताप का सामना हुआ उस दौर की सबसे बड़ी ताकत, मुगल बादशाह अकबर से। लेकिन अकबर, जो एक बहुत ही चतुर शासक था, उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने पहले डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का चेसबोर्ड बिछाया। उसने एक के बाद एक अपने 4 सबसे काबिल दूत मेवाड़ भेजे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या प्रताप को बातचीत से झुकाया जा सकता है। अकबर ने सोचा, चलो प्लान ए फेल हुआ तो क्या, प्लान बी, सी और डी तो हैं ही। पहला दूत आया जलाल खान कोर्ची, खाली हाथ लौट गया। फिर भेजा कुंवर मानसिंह को, जो खुद एक राजपूत थे। उन्हें भी प्रताप ने मना कर दिया। फिर आए राजा भगवान दास और आखिर में अकबर के सबसे चतुर मंत्री टोडरमल। हर बार प्रताप का जवाब विनम्र था, लेकिन एकदम दृढ़। मेवाड़ किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। बात खत्म। इससे प्रताप की सोच एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। उनके लिए कूटनीतिक बातचीत का मतलब अपनी संप्रभुता का समर्पण करना बिल्कुल नहीं था। संप्रभुता मतलब अपनी आज़ादी, अपने फैसले लेने का हक। वो बातचीत के लिए तो तैयार थे, लेकिन अपनी आज़ादी की कीमत पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध तो होना ही था। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक जन आंदोलन था। प्रताप ने बनाई थी जनता की फौज। दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ मुगलों की लाखों की विशाल सेना, टॉप क्लास तोपें और एक सख्त हायरार्की, और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना, जिसमें थी एकता, अरावली की पहाड़ियों का कोना कोना जानने का ज्ञान और गुरिल्ला युद्ध की महारत। प्रताप जानते थे कि वो ताकत से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से ही जीत सकते हैं। और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, उनका मास्टर स्ट्रोक था भील जनजाति के साथ गठबंधन। राणा पूंजा भील के नेतृत्व में भील योद्धा, जो अरावली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, वो प्रताप की सबसे बड़ी ताकत बने। उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि सप्लाई लाइंस और मैसेजिंग नेटवर्क भी संभाला। और इस सम्मान के बदले में प्रताप ने क्या किया? उन्होंने मेवाड़ के राज चिन्ह में एक भील योद्धा को जगह दी। ये उस जमाने में सोशल इंक्लूजन का एक रेवोल्यूशनरी कदम था। युद्ध के उस क्रूर दौर में, जहां जीत के लिए कुछ भी करना जायज माना जाता था, प्रताप ने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत क्रूरता में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। 1580 में एक घटना हुई।
प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल जनरल अब्दुल रहीम खाना के कैंप पर हमला किया और उनके परिवार के महिलाओं को बंदी बना लिया। जब ये खबर प्रताप तक पहुंची तो वो खुश होने के बजाय आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने बेटे को डांटा और कहा, हमारी लड़ाई सैनिकों से है, औरतों और बच्चों से नहीं। उन्होंने तुरंत सभी महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजने का आदेश दिया। इस घटना से खाना इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐसे धर्मनिष्ठ राजा के खिलाफ लड़ने से ही इनकार कर दिया। ये एक नैतिक जीत थी जो तलवार की किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप के जीवन का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। उन्होंने महलों को छोड़कर अरावली के जंगलों को अपना घर बना लिया और यहीं से शुरू होती है हार में भी जीतने की कला। हम सबने लोक कथाओं और कविताओं में अक्सर सुना है कि इस मुश्किल दौर में प्रताप और उनके परिवार को जंगलों में भटकना पड़ा और घास की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ा। ये कहानी बहुत भावुक है और उनकी तकलीफ को बहुत ही रॉ तरीके से दिखाती है। लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा स्ट्रेटेजिक और सच कहूं तो साइंटिफिक है। वो घास की रोटी असल में एक न्यूट्रिशनल सुपरफूड थी। रिसर्च ये बताती है कि ये घास असल में फिकार और कोदो जैसे जंगली मिलेट्स थे जो आयरन और प्रोटीन से भरे होते हैं, और सबसे कमाल की बात, इन्हें 10 साल तक स्टोर किया जा सकता था। यही नहीं, उन्होंने अपामार्ग जैसे बीजों का भी इस्तेमाल किया जिसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती। ये गुरिल्ला फाइटर्स के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक डाइट थी। तो ये मजबूरी नहीं बल्कि जबरदस्त रिसोर्स मैनेजमेंट और सर्वाइवल साइंस था। लेकिन लगातार संघर्ष करना इंसान को तोड़ देता है। एक पल ऐसा भी आया जब प्रताप का मन भी डगमगा गया। तब उनके एक दोस्त पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें पीथल भी कहा जाता है, ने उन्हें एक कविता भेजी। उन्होंने लिखा, हे प्रताप, मुझे बस इतना बता दो, मैं अपनी मूंछों पर ताव दूं या अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट लूं। इन शब्दों ने प्रताप के अंदर की आग को फिर से भड़का दिया। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में एक सच्चा दोस्त कितना जरूरी होता है। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर आती है। एक ऐसा पड़ाव जहां दुश्मन भी प्रताप के जज्बे को सलाम करता है। सालों तक डिफेंसिव गुरिल्ला युद्ध करने के बाद 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने आक्रामक रुख अपनाया। ये एक ऐसी जबरदस्त और निर्णायक जीत थी जिसने मेवाड़ में मुगलों का मनोबल पूरी तरह तोड़कर रख दिया और मेवाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से को आजाद करा लिया। और अंत में 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो ये खबर सुनकर लाहौर में बैठे बादशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उनके दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने उस ऐतिहासिक पल को इन शब्दों में बयां किया, हे प्रताप, इस महासंग्राम में तू जीत गया और बादशाह हार गया। और ये शब्द दोस्तों किसी दोस्त ने नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन के दरबार में कहे गए थे। यही प्रताप की असली और सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, ऐसी कहानियों को रिसर्च करके आप तक लाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो इस पेशकश को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हाँ, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि महाराणा प्रताप के जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। चलिए इस पर एक रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली डिस्कशन शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक भी हमें बहुत एनकरेजमेंट देता है।